जो मार्केट रेट है थर्ड मेट का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3500। और बड़ी बड़ी कंपनी में सीधा थर्ड मेट में नहीं जा सकते, जूनियर ऑफिसर। जूनियर ऑफिसर का अब अलग अलग रेट होता है, किसी को 3000 भी मिलता है, किसी को 2000 भी मिलता है, 1500 भी होता है किसी किसी का, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कि मुझे फ़र्क क्या मिलेगा जब मैं ओनरशिप में जाऊंगा ना, मेरी देख रेख बहुत अच्छी होगी, भोजन बहुत अच्छा आएगा। अब भोजन में भी अब बात करते हैं आगे आगे, भोजन बहुत अच्छा आएगा, रहन सहन बहुत अच्छा होगा, आपका एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ जो भी ये चीज़ें हैं बहुत अच्छी होगी, सैलरी ऑन टाइम, आपको सीधा समय पे वेतन मिलेगी। ये सारी चीज़ें एक आम आदमी के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। मैनिंग कंपनीज में क्या होता है, मैनिंग कंपनीज इन चीज़ों में तोल मोल कर देती है। अच्छा, वेतन समय पे नहीं आ रही, 10 दिन देरी से आ रही है। अब जिस व्यक्ति के घर पे परिवार है, बच्चे हैं, जिसकी EMIs चल रही है, उसको बहुत बड़ी लगती है ये बात। हम जैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम आ चुके हैं भट्ट साहब जी के घर तक। चंडीगढ़ आए हुए थे तो हमने कहा कि ये बिल्कुल सही समय है इस पूरे पॉडकास्ट को शूट करने का। अब ये पॉडकास्ट का सेटअप इनके घर का ही है यार, ठीक है। और हम क्योंकि घूमने आए हुए थे तो यहाँ से ही हम लोग शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सौरभ भट्ट से बात करते हैं। पहले थोड़ा सा ना हमारे मतलब वैसे तो आपको लगभग सभी लोग जानते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू, बट फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आपने क्या क्या कोर्सेज किए हैं और कब से आप इस मर्चेंट नेवी फील्ड में हो और राइट नाउ आप कौन से पद पर हो और क्या कर रहे हो। ये सबसे पहले साहब सन 2012 में मैं पास आउट हुआ था साई राम शिपिंग साइंस कॉलेज से। अच्छा, वहाँ से मैंने DNS किया, 1 साल का कोर्स होता है जो। उसके पश्चात अब लगभग लगा लीजिए 10 साल कुछ हुए हैं, क्योंकि बीच में बहुत से साल व्यर्थ भी गए मेरे। तो 10 साल कुछ आप समझें इस कार्य क्षेत्र में मैं हूँ। और जैसे कि आप ये एप्लेट्स पे देख रहे हैं, द्वितीय मेट की पदवी पे इस समय मैं सेल कर रहा हूँ। और कौन सी कंपनी में? इस समय जो कंपनी है उसका नाम है एक्सफिनिटी। ओके, हाँ जी। देखो मैंने तुम्हारा चैनल ना बहुत पहले देखा था। हाँ जी। और तब जो वीडियोस थे उस पर मैं सच बताऊं तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया थे क्योंकि CDC देखना और फिर CDC को ऐसे फेंक देना, ठीक है। तो वो अब मुझे पता नहीं कहाँ शूट होता था, वो एकदम अजीब सी जगह थी, एक चेयर पड़ी रहती थी, वहाँ बैठ करके CDC देख करके फेंक दी और फिर इन्फॉर्मेशन देनी चालू कर दी। तो मैं सोच रहा था कि कौन है यार ये बंदा, ये जो CDC फेंक रहा है अपनी, तो उसके पीछे की क्या कहानी थी? जी, मैं सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन मैंने शुरू किया तो मैंने बहुत से प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट्स। मैं देख रहा था क्या क्या हरकतें कर सकते हैं स्टंट्स सामने आने के लिए। एक स्टंट मुझे मिला, अगर CDC आप उछालो और आप वायरल। वो पहला चलचित्र था मेरा जो वायरल हुआ। अच्छा, सबकी नज़रों में आया मैं। अच्छा, वो फाइनली वायरल हुआ? जी 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 जी। क्योंकि जब मैंने देखा था ना तब वायरल नहीं हुआ था वो। मैंने जब देखा था तो मैंने देख करके फिर उसके बाद एक बार मैसेज भी आया तुम्हारा, हाँ जी, कि सर हम लोग कोलैब करते हैं। हाँ जी। तो मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उस टाइम पे। मैंने कहा ये बंदा CDC उछाल करके फेंक रहा है, इसके साथ मैं क्यों करूँ यार। लेकिन वो वायरल हुआ फाइनली। हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी पहले के वाली टाइम की बात है, क्योंकि ये तो मेरा तीसरा लाइफ एक्स चैनल है, इससे पहले 2 डिलीट हो चुके हैं, तो उस टाइम की बात है ये। अच्छा, तो फिर इसमें ये जो टाइम गया इन बिटवीन, ये जो टाइम गया, ये टाइम क्यों 10 साल का टाइम क्यों गया इसके बीच में? मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि हमने काफ़ी समय व्यर्थ किया, ये व्यर्थ कहाँ हुआ? जी, मेरी ऐसी ही कथा है जो कि एक आम भारतीय नाविक की होती है। पहले तो एडमिशन ली, तो एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया था क्योंकि गलत तरीके से गया। सही तरीका क्या है, पहले ही स्पॉन्सरशिप ले लो, फिर आप एडमिशन लो। पहला ही कदम गलत उठा लिया, एडमिशन पहले ले ली। एडमिशन पहले ले ली, स्पॉन्सरशिप कंपनी कोई आ नहीं रही, कैंपस प्लेसमेंट हुई नहीं, ढूंढ रहे हैं इधर उधर कंपनी। तो ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी लोगों के लिए जो IMU कैंपस में भी जा रहे हैं। भाई पहले स्पॉन्सरशिप लेकर के जाओ, ठीक है। तो उसमें आपने काफ़ी समय खोया अपना जी, एजेंट के चक्कर में भी फंसे हो गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दूसरा कदम यही होता है
क्योंकि जब बच्चा थक हार जाता है हर स्थान पर जाके सारे द्वार बंद मिलते हैं तो एक ही द्वार नजर आता है, एजेंट। ये नहीं दिखता ये द्वार नहीं, ये जाल है। तो इस जाल में भी फंसे। हाँ जी। कितना समय इसमें खराब किया? इसमें भी आप लगाएं, और एजेंट्स का क्या शैली होती है, क्या स्टाइल होता है। पैसे तो पहले ले लेते हैं, फिर वेटिंग पीरियड कुछ मेरा 6 या 8 महीने का लगभग रहा। उसके बाद गलत स्थान पे चले गए, ईरान चले गए, वहाँ के हालात कुछ, जहाज़ कोई बताया गया, चढ़ किसी और पे गए, वहाँ सहना पड़ा, वहाँ की एक तपस्या थी। उसके बाद वहाँ पे भी गड़बड़ होगी, वहाँ से भी वापस आ गए, फिर कुछ ना मिले, फिर वही दुष्ट चक्कर बार बार घूमता रहा। इसी में इतना समय व्यर्थ हो गया। करीब कितना, फिर भी कितना टाइम? मुझे लगता है जिसे मैं कहूँ ब्रेक, मुझे ब्रेक नहीं मिल रही थी। एक बार ब्रेक मिल जाए, एंट्री हो जाए, गाड़ी आपकी चलने लग जाए एक बार, फिर तो गति पकड़ लेती है। पर धक्का मारे या एक बार किक स्टार्ट हो जाए, उसमें मुझे लगता है कुछ 3 साल तो खराब व्यर्थ हुए होंगे। और पैसा भी काफ़ी गया होगा। जी। चलो, लेकिन फिर भी ये है कि हिम्मत नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं ट्रैक पे आ गए हो जी, है ना। तो अब तो बहुत अच्छी सिचुएशन है पहले से, क्योंकि अभी मैं कंटेंट देख रहा था, मुझे लगता है कि आपका वो सीडीसी वाले स्टंट से ज़्यादा अच्छा स्टंट हिंदी बोलने वाला रहा। जी बिल्कुल सही है ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैंने जब हिंदी वाले वीडियोस देखे हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए, हिंदी अच्छा। वाले जो इंस्टाग्राम पे मैंने देखे हैं। हाँ जी। तो उसके बाद भी मुझे फिर आपका मैसेज मिला था, मैंने सोचा कि अब बंदा ट्रैक पे चल रहा है, अब मिलते हैं इसके साथ में। तो अच्छा, अब जैसे अभी आप शिप पे हो, हाँ जी, तो थोड़ा शिप का एक्सपीरियंस। शिप पे पहले तो अच्छा आप ये बताओ, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? मैं वेजिटेरियन हूँ जी, शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी। हाँ जी। शुद्ध हिंदी और शुद्ध शाकाहारी। जी। ठीक है, तो शाकाहारी खाना मिल जाता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चाहे वो फॉरेन गोइंग शिप हो तब भी मिल जाता है? जी जी जी, फॉरेन गोइंग शिप हो, जब तक कि आपकी कंपनी ढंग की है, आपको खाने में कोई समस्या नहीं आएगी। इस शाकाहारियों को भी नहीं आएगी। मुझे ईरान में समस्या आई थी क्योंकि छोटी सी कंपनी थी, 2 नंबरी कंपनी थी, तो जो शाकाहारी मिलता था वो इतना सा भोजन मिलता था और दाल चावल ही लगभग होता था। अन्यथा किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी, सामान्य कंपनी में भी यदि आप चाहते हैं तो इतनी तो देखभाल होती है कि आपको शाकाहारी भोजन भी ढंग का मिले। और ये मिलता कहाँ से शाकाहारी भोजन? क्योंकि आपका शिप मान लो गया एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, तो कभी कभी तो 1 महीना भी लग जाता होगा। हाँ जी, ज़्यादा भी लग जाता होगा। हाँ जी। तो ये शाकाहारी भोजन कहाँ से मिलता है फिर? तो किस तरह से जहाज़ पे व्यवस्था की जाती है, जहाज़ ने बंदरगाह तो जाना है, चाहे लोडिंग के लिए चाहे डिस्चार्जिंग के लिए। ठीक है। उसी समय पानी भी भर लेते हैं पीने का, उसी समय जो भोजन उसे भी हम ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन सब्जियां तो कुछ ही दिन चल पाती होंगी ना? सब्जियां तो परमानेंट नहीं चल सकती ना सब्जियां, तो वो कैसे मैनेज करते हो? सब्जियों और फलों का क्या होता है, हमारे रेफ्रिजरेशन स्टोर होते हैं। जो इतना बड़ा एक कमरा है, इतने बड़े कमरे ही पूरे स्टोर बना, पूरे वो फ्रिज हैं एक तरह के, रेफ्रिजरेशन रूम्स, तो वहाँ पे रखा जाता है कम तापमान में। अब लेकिन इसकी भी एक सीमा है, क्योंकि आप एक फल को या सब्जी को फ्रिज में रख के छोड़ दो, कुछ दिनों बाद खराब होने लग जाएगी। बिल्कुल। तो अधिकतम व्यवस्था तो यही होती है कि आप रेफ्रिजरेशन स्टोर में रखें और धीरे धीरे उसे खाते जाएं। लेकिन ये वही है, 10 दिन तक लगभग जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, ताज़ी सब्जियां होती हैं, वो तो लगभग इतनी देर ही चलती हैं। अब यदि 10 दिन के उपरांत आपका पोर्ट आ रहा है, बंदरगाह पे जा रहा है जहाज़, तो आप नया सामान मंगवा सकते हो। अन्यथा उसके बाद क्या चलता है, फ्रोज़न फूड। अब सब्जियां जो फ्रोज़न होती हैं वो चलती हैं, दाल चावल। हाँ, तो फ्रोज़न तो वही पैकेज वाली होगी। जी जी। तो पैकेज फूड तो देखा जाए तो समहाउ आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जी, यदि पोषण की बात करें तो फ्रोज़न फूड में बहुत कम पोषण होता है, बिल्कुल भी अच्छा पोषण नहीं होता है। आप जहाज़ पे यदि जाएंगे तो लोग कहते हैं बाल झड़ जाते हैं हमारे। अधिकतर कारण लोग कुछ और सोचते हैं। लोगों का कहना होता है सॉल्टी विंड, सी वाटर, जबकि सी वाटर, समुद्र का पानी, तो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन लोगों को ये भ्रांति है। असल बात है कि जो हम भोजन करते हैं वो ही पोषण उसमें होता नहीं है। इसलिए मैं जब भी जाता हूँ मैं साथ में सप्लीमेंट्स कुछ रखता हूँ अपने पास। कौन कौन से सप्लीमेंट्स? जी देखें, विटामिन D3 रखता हूँ मैं। वैसे जो लोग डेक पे कार्य कर रहे हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं है।
पर जो लोग इंजन रूम में हैं या जो लोग ब्रिज पे अधिकतम समय बिताते हैं, जैसे मैं, कप्तान, उनके लिए ये आवश्यक है। इसके अलावा देखिए, शाकाहारी भोजन की जब बात करते हैं, चाहे समुद्र हो चाहे धरती हो, B12 की डिफिशियंसी रहती है हर जगह पे रहती है। हाँ ये जी, तो है। तो मैं B12 रखता ही हूँ। इसके अतिरिक्त मैं विटामिन K रखता हूँ और मैग्नीशियम रखता हूँ। ओके। हाँ जी, मतलब इतनी चीज़ें आप रख करके ले जाते हो साथ में? जी जी। साथ में मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें रखता हूँ जिसकी, ताकि मुझे पूरे का पूरा गोलियों पे निर्भर ना होना पड़े। जैसे मैं भांग के बीज रखता हूँ, हेम्प सीड्स, तो वो ओमेगा 3 में अच्छे होते हैं। इसी तरह मैं अलसी रखता हूँ, वो भी ओमेगा 3 में अच्छी होती है, वो भी रख सकते हैं। अन्यथा आप ओमेगा 3 की टेबलेट्स भी रख सकते हैं। मतलब ये कुछ चीज़ें अपने साथ में कैरी करनी ही चाहिए हमेशा? जी बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य। अच्छा, जब पार्टीज वगैरह होती हैं शिप पे, हाँ जी, तो आप लोगों के लिए वेजिटेरियन में क्या क्या बनता है? तो वेजिटेरियन में भी बहुत सारे व्यंजन हैं। बहुत सारे व्यंजन तो मुझे वहाँ जाके पता चले कि ये भी होते हैं। हाँ। और जो इटालियन है, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर्स हो गए, और पिज्ज़ा और बर्गर मैं तो एक ही प्रकार के समझता था, वहाँ पे जाके पता चले ये तो भांति भांति के होते हैं। और मैक्रोनी है, और बहुत सारे अंग्रेज़ों के डिशेस हैं, मुझे सबके नाम भी नहीं पता। तो इस प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे एक इंडियन है, सपोज करते हैं, और जितना मुझे हेल्थ के बारे में पता है वो मैं अपनी नॉलेज यूज़ करके आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडियंस को मैदा खाने की आदत तो वैसे ज़्यादा होती है, लेकिन नुकसानदायक भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पाचन शक्ति तो खराब कर ही देता है आपकी। तो अब जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, इन सब में तो मैदा ही यूज़ हो रहा है, तो इसका कुछ नुकसान दिखाई पड़ता है अभी? जी, आप मर्चेंडिंग वालों को देखो, पहले तो आपको तोन नज़र आएगी, बाद में वे नज़र आएंगे। जो नौजवान हैं वो आपको ठीक नज़र आएंगे, क्योंकि अब आजकल तो इतने हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस पे इतना जोर है, शारीरिक स्वास्थ्यता पे इतना जोर आ गया है नौजवानों को। तो नौजवान तो आपको ठीक दिखेंगे, क्योंकि वो निश्चित ही कोई ना कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ। वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और उन्हें पता है क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं। अब आपको ये सब मिल रहा है, पिज्ज़ा, बर्गर, लेकिन आप चने ले सकते हो उनसे, चने अंकुरित कर सकते हो, अंकुरित चने खाएं। मूंग दाल आप ले सकते हो, अंकुरित कर सकते हो। मतलब आपके पास ऑप्शन है वहाँ पे, बेसिकली ये है कि ऑप्शन है, आप खा सकते हो अगर अच्छा खाना खाना चाहो वहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। अब मैंने देखा है कि आप वर्कआउट पे भी काफ़ी काम करते हो। हाँ जी, शिप पे, तो ये कैसे मैनेज करते हो? जी मेरा कोई नियमित रूप से व्यायाम नहीं होता है, मैं तो मौके अनुसार कर लेता हूँ। जैसे मेरा ध्यान होता है कि थोड़ी जब मौका मिले ये सारी चीज़ें करनी है, मुझे क्या क्या करनी है, मुझे योग आसन कुछ करने हैं, थोड़ा बहुत मुझे प्राणायाम करना है, थोड़ी बहुत मुझे वर्जिश करनी है, फिजिकल, चाहे बॉडी वेट हो एक्सरसाइज, चाहे वेट्स के साथ हो, क्योंकि अधिकतम जहाज़ों पे जिम होता है, और जिन पे जिम नहीं होता उस पे हम जुगाड़ कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके। तो इंजन रूम वाले जो लोग हैं वो बहुत ही रचनात्मक होते हैं, लोहा उनके पास बहुत होता है, वो वेल्ड करके अपने आप ही कुछ ना कुछ जुगाड़ प्रबंध तैयार कर लेते हैं। लेकिन बीच में मैंने देखा था कि वर्कआउट के ऊपर, मतलब बॉडी में आपके काफ़ी चेंजेस आए थे। हाँ जी, हाँ जी। वो कैसे थे? वो कैसे चेंजेस आए और फिर वो क्यों चले गए? तो मुझे पता नहीं आपने किस समय से किस समय तक देखा। तो बीच में मैं थोड़ा सा मोटा था, फिर मैं थोड़ा पतला हुआ, और फिर मैं थोड़ा सा मोटा हुआ, फिर मैं पतला हो गया, और इस समय मैं बहुत ही पतला हो रखा हूँ। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मोटे और पतले में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एक टाइम पे बल्की मसल्स दिख रहे थे। हाँ जी। तो बल्की मसल्स के लिए तो कुछ अच्छा वर्कआउट करना पड़ा होगा, कुछ टाइम तो रेगुलेट किया ही होगा इस चीज़ को। तो जितने भी आपने बल्की मसल्स वाले देखे हैं, चलचित्र चाहे छायाचित्र, सब में मैंने कैमरे का उपयोग किया है। अच्छा। वो एंगल इस प्रकार रखे हैं, लाइटिंग इस तरह की है कि आपको बहुत अच्छा उभरा हुआ नजर आए। अच्छा। हालांकि इतना नहीं है, जो भी फर्क आपको नजर आया वो सिर्फ फैट का फर्क होगा। अच्छा। हो सकता है उस समय फैट थोड़ा और कम हो, इसलिए आपको और उभरा हुआ लग रहा है, अन्यथा सब दृष्टि भ्रम है। अच्छा। और मेरी एक जो वर्दी है अधिकतर जिसमें ये वाला पोज दिख रहा है, उसकी जो स्लीव है थोड़ी सी टाइट है। अच्छा। हाँ जी, मुझे प्रेरणा मिली थी कैप्टन सैम से। अच्छा। यदि उनको आप देखेंगे, उनके आप मसल्स देखेंगे
मांसपेशियाँ, और उनकी वर्दी देखेंगे तो उन्होंने थोड़ा सा टाइट रखी हुई है। तो मैंने भी वैसे ही अपनाने की कोशिश करी। तो उनमें यदि आप देखोगे नसें बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि आप हल्का सा अगर टाइट करते हो ना तो नसें अपने आप निकल जाती हैं। उसके अलावा यदि तापमान गर्म है तो आपकी नसें अपने आप उभरनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए फैट भी कम होना चाहिए, किंतु बाकी सब कैमरे का सहारा है, लाइटिंग का सहारा है और तापमान का सहारा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत सारे टैटूज बने हुए हैं और टैटूज आपको बनाने भी आते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, बचपन से ही रचनात्मक विचार थे, कला में उत्सुकता थी। फिर यदि हम मर्चेंट नेवी के इतिहास को देखें, जब मैंने पढ़ा इसके बाबत तो मैं तो अचंभित हो गया। जैसे कि जेल हम देखते हैं तो जेल में ये चित्र आता है कि हाँ, एक बड़ा तगड़ा कैदी, उसके टैटूज हैं, और कोई एक और जेल का कैदी है जो कि कलाकार है। लेकिन ये तो बहुत ही देर बाद देखने को मिला। जो प्राचीन काल को जब आप पढ़ेंगे तो जहाज पे तो टैटू आर्टिस्ट सदा ही रहे। जो लोग होते थे नाविक, वो अपने साथ ही कुछ ना कुछ उपकरण रखते थे, कोई ना कोई शाही बना के रखते थे। उनके सर पे कर्जा अगर होता तो वो टैटू के माध्यम से चुका देते। अच्छा, हाँ जी। इस समय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है जो कि मर्चेंट नेवी में रहे और टैटू आर्टिस्ट बने? सेलर जेरी। सेलर जेरी का भी नाम आम आदमी ने तो नहीं सुना होता, टैटू की लोगों ने जरूर सुना होता है। ओके। आम आदमियों ने किसका नाम सुना है? एड हार्डी। ओके। आपने एड हार्डी ब्रांड देखा है कितना बड़ा हो चुका है? तो असल में तो वो टैटू आर्टिस्ट थे, लेकिन आपने देखे होंगे उनके कपड़े। तो उनका संबंध, उनके जो गुरु हुए हैं, वो उनकी लियनेज क्या है, उनकी श्रृंखला क्या है। जब आप उनकी श्रृंखला पढ़ते हैं तो आपको बीच में नजर आते हैं सेलर जेरी। अच्छा। सेलर जेरी अमेरिकन नेवी में थे, फिर वो मर्चेंट नेवी में शिफ्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना टैटू स्टूडियो खोला। उसके बाद अपना जहाज खरीद लिया। फिर जहाज पे चढ़ के टैटूज भी करते थे और सेलिंग भी करते थे। अच्छा जी। तो ये प्रेरणा वहाँ से मिली है जी। और यहाँ पे किससे सीखा फिर आपने टैटू बनाना? जी, चंडीगढ़ में ही एक टैटू स्टूडियो है गोधनशाला, जिसका नाम है कॉयलबर्ग टैटूज। तो मैंने तो वहीं से सीखी है। अच्छा, और कब सीखी थी आपने? ये करीब वही समय था जब जहाज मिल नहीं रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। सारे द्वार बंद हो गए थे और ईरान के थप्पड़ खाकर भी वापस आ गए। हाँ। अलग अलग अनुभव देखे, सोचा कि अब तो आशा की किरण नहीं रही, तो भीतर जो बहुत ज्वाला बाकी है उसी से मैं हाथ सेक लेता हूँ। तो मैं गोधनशाला चला गया। ठीक है। तो वो जो समय था मेरे पास वो इसमें उपयोग किया, क्योंकि जो इसकी प्रशिक्षण होता है, जो टैटू अप्रेंटिसशिप जिसे कहते हैं, टैटू ट्रेनिंग कह लें, ये भी एक लंबा समय होता है। यदि कोई भी व्यक्ति आना चाहता है तो वो मान के चले 6 से उसको 1 साल लग सकता है। तो मुझे तो लगभग 1 साल लगा था। अच्छा। और मुझे लगता है शायद और लगाना चाहिए था, लेकिन वो 1 साल में फिर नियति सामने आई और अचानक से मुझे कॉल आ गया ग्लोबल टैंकर्स का। ओके। ग्लोबल टैंकर्स का नाम आपने सुना होगा। उनका मुझे कॉल आया तो मेरा तो पहले ये प्रश्न था, हाँ जी कितने पैसे लोगे आप मुझसे? तो उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, मुझे सीधा बुला लिया। इतना बोला, टिकट अपने आप करवा लेना। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन भारत से ही ज्वाइनिंग थी। मैं भूल रहा हूँ कौन से स्थान से, शायद विशाखापट्टनम से थी, गुजरात का कोई स्थान था जहाँ से ज्वाइनिंग थी। तो जो ट्रेन टिकट थी वो मैंने अपनी जेब से भरी, बॉयलर सूट और सेफ्टी शूज़ मैंने अपने जेब से खरीदे। अन्यथा आप तो जानते ही हैं कि जब तक जहाज़ पे आदमी नहीं चढ़ता सारा खर्चा कंपनी उठाती है। लेकिन मैंने कहा आपने बुला लिया, इतना ही बहुत है। हाँ सही बात है। डूबते को तिनके का सहारा हो। तो ये टैटू के अलावा ये पियर्सिंग वगैरह भी सीखा हाँ है? जी, ये भी सीखा हुआ है। अब मैंने जब इतिहास पढ़ा तो ये टैटूज वाले तो बहुत रहे हैं। मैंने तो सिर्फ सेलर जेरी का नाम लिया, ठीक है। अभी तो इतने सारे अमेरिका के प्राचीन कलाकार हैं जो कि मर्चेंट नेवी में भी थे और टैटूज भी करते थे, लेकिन बॉडी पियर्सिंग मुझे कोई दिखा नहीं। और आप देखें गोधनशाला में बॉडी पियर्सिंग्स भी की जाती हैं। हाँ। भारत में तो चलो सोनार होते हैं जो कर देते हैं, लेकिन वो भी हर प्रकार की नहीं करते हैं। वो नाक की कर देते हैं, कान की,
जो आम तौर पे होती है, लेकिन आपने और कोई भी करानी हो, कोई भी विशिष्ट करानी हो, जैसे कि कुछ सोनार तो ये भी कर देते हैं, लेकिन और बहुत सारी है, जैसे कि आईब्रो, यहाँ कान में बहुत सारे स्थान हैं, और जो कन्याएं आजकल करा रही हैं अपनी नाभि के पास, तो ये सारी तो वो नहीं कर पाते हैं। ये आप इसके लिए आपको गोदनशाला ही आना पड़ता है। तो मैंने सोचा गोदना तो सीख लिया, क्यों ना एक नया प्रयोग किया जाए। मेरा ध्यान रहता है कि जीवन को मैं कितना अन्वेषण कर सकता हूँ, कितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और क्या क्या नए प्रयोग कर सकता हूँ, वो मैं करके देखूँ। तो इसी सिलसिले में बॉडी पियर्सिंग्स भी मैंने सीखी, छेदन कला। साइंटिफिकली इसमें क्या रहता है, मतलब अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मुझे पियर्सिंग करानी है, बट उसको कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मैं क्यों ही कराऊं, इसके पीछे कुछ है कुछ? तो हम मर्चेंट नेवी से ही बात करते हैं। हाँ। यदि आप प्राचीन काल के जब सेल्स होती थी, पाल लगाई जाती थी, नाविक देखेंगे तो आप उनके कानों में गोल्ड ईयरिंग्स देखेंगे। अच्छा। स्वर्ण के कुंडल। हाँ। तो माना जाता था, पता नहीं इसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है, क्योंकि मैंने तो बहुत से पश्चिमी लोगों की भी बातें सुनी हैं, हमारे भारतीय लोगों की भी बातें सुनी है कि ये बिंदु यदि आप छेदते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी इससे तेज होती है। और आप जानते हैं मर्चेंट नेवी में तो आई साइट 6x6 चाहिए यदि आप टेक डिपार्टमेंट में हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके देखिए, अब आपने मर्चेंट नेवी में भी ट्राई किया, जो बुरा समय चल रहा था उसमें आपने पियर्सिंग और ये भी करके देख लिया। अर्निंग किससे ज़्यादा हो रही है, इससे या उससे? जिस स्तर पे अब मैं पहुंच गया हूँ, हाँ। क्योंकि 10 साल की तपस्या रही, हाँ। तो निश्चित ही बात है। टैटूज में तो मुझे 3-4 साल ही हुए हैं। हाँ। आप तुलना तो नहीं कर सकते टैटूज की मर्चेंट नेवी में। हाँ। लेकिन अब मैं अपने मित्रों की बात करता हूँ, जिन मित्रों को 10 साल हो गए हैं टैटूज में, और मुझे अब 10 साल हो गए हैं मर्चेंट नेवी में, उनकी तुलना है, लेकिन कमाई यदि देखें मर्चेंट नेवी में ही ज़्यादा है, इसी में ही ज़्यादा है। जी। इसके अलावा और कौन कौन से अभी साधन हैं आपके पास कमाने के? जी, इस समय कंटेंट क्रिएशन सबसे बड़ा साधन है। जो इंस्टाग्राम, मेनली मुझे लगता है इंस्टाग्राम या यूट्यूब। इंस्टाग्राम और यूट्यूब, लिंक्डइन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। मैं स्वयं आलसी हूँ। हाँ। मैं खुद ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यदि नौजवान व्यक्ति है उसको अवश्य इस पे ध्यान देना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एआई के कोर्सेज हैं बहुत सारे मुफ्त। एआई प्रत्येक नौजवान को सीखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलने वाली है, बदल ही रही है, और भविष्य एआई ही है। जी, ये तो है। तो अभी जैसे अब इंस्टाग्राम है आपका, आप जो वीडियो बनाते हो उस पे इतने सारे व्यूज़ आते हैं, इतने सारे लाइक्स आते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीज़न है? ऐसे मतलब, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन जा रही है, उसमें नॉलेज जा रही है, बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन आपके वाले में क्या खास है जिसकी वजह से आपको इतने सारे लाइक्स है, इतने सारे व्यूज़ मिल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक तो है वॉइस ओवर, जो कि जिसमें शुद्ध हिंदी है और आवाज़ थोड़ी सी भारी की हुई है, और थोड़ी अलग भी बोलने का तरीका। हाँ जी, और संवाद शैली एक भिन्न अपनाई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसके कारण दो स्टिमुलेशंस आपकी हो रही हैं, एक विजुअल, दूसरी ऑडियो। तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, हिंदी जैसे अपनाई है, तो पहले तो पूरा कंटेंट हिंदी में नहीं था, कब से हिंदी में किया है? ये मुझे लगता है जो वही समय था जब नौकरी नहीं मिल रही थी और मैं टैटूज कर रहा था, तभी मैंने पहले तो बोलना शुरू किया, क्योंकि कैमरे पे कैसे बोलेंगे जब वास्तविक जीवन में ही नहीं बोल पाते हैं। मैंने उस समय बोलना शुरू किया, हिंदी का अभ्यास मैंने शुरू किया, और धीरे धीरे मैं इसे कंटेंट क्रिएशन में भी लेकर आया, यूट्यूब पे लेके आया। इंस्टाग्राम में मैंने पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो यूट्यूब पे जो चलचित्र बनते थे उसमें मैं कोशिश करता था कि अधिकतम हिंदी बोलने की चेष्टा करूं। और अब तो थोड़ा बहुत अभ्यास हो गया है, तो अब थोड़ी आसान सरलता मुझे लगती है, नहीं तो शुरुआत में तो अतिशय कठिन लगती थी। और गलत भी बोला होगा कई बार? कई बार मैं तो अभी भी गलत बोलता हूँ। मेरा एक डायलॉग को हिंदी में क्या कहेंगे, कथन, जो वायरल हो रखा है, वो है दृष्टिगोचर करें। ये गलत है,
मेरी माताश्री ने ही बताया, ये गलत है। मेरी माताश्री हिंदी की अध्यापिका है, मैं उन्हीं का छात्र हूँ। मेरे नाना श्री संस्कृत के शास्त्री थे, मेरे मामा श्री हिंदी अध्यापक थे। माताश्री ने बताया दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगोचर करे नहीं होता। तो मैंने तो पता नहीं कहाँ से सुना, और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं बहुत ध्यान से रिसर्च करता हूँ, पहले शोध करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, माताश्री से पूछता हूँ। घर में ही है अध्यापिका। मैं तो जैसे किसी को उल्टी आ जाती है, मैं तो कैमरा ऐसे खोलता हूँ और जो निकले। ये वैसे मैंने नोटिस कर लिया था, दृष्टिगोचर करे जब बोला, मैंने 2-3 वीडियो में देखा। कुछ दिखाया जा रहा है, कभी टग बोर्ड दिखा रहे हो, कभी कुछ दिखा रहे हो, और दृष्टिगोचर करे। मैंने कहा यार ये तो थोड़ा गलत है, लेकिन फिर मैंने कहा यार यहाँ कमेंट नहीं करूँगा, जब मिलेंगे तब बताऊँगा कि ये थोड़ी गलती है यहाँ पे। और मेरे दर्शक ही मुझे बता रहे हैं दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगोचर करे नहीं होता। उनसे मैं पूछ रहा हूँ मुझे जरा स्पष्ट बताएं दृष्टिगोचर का अर्थ क्या है। वो बता रहे हैं इन लाइन ऑफ साइट। कहते हैं जब आप बोलते हो सर शिप साइटेड, तो आप बोल सकते हो जलयान दृष्टिगोचर। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा क्या कहूं? कहते हैं कहो दृश्य अवलोकन करें। दृश्य अवलोकन करें। तो मैंने नया शुरू किया, दृश्य अवलोकन करें। तो कमेंट्स आ रहे हैं सर गोचर कहाँ गया, हमें वही चाहिए। जो चीज़ हिट हो जाती है ना लोगों को, फिर उसमें मज़ा आने लगता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके चेहरे का मिसयूज़ किया हो, उठा करके कहीं का कहीं डाल दिया? ये सबसे अच्छा मुझे उदाहरण जो याद आ रहा है, एक संस्कार यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कौन सी है। उन्होंने इंस्टाग्राम में मेरा चेहरा डाला हुआ। और ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि एक किसी प्यारे दर्शक ने मुझे तस्वीर भेजी, कहा आपने इंस्टीट्यूट कब से खोल लिया? क्योंकि मैं यदि देखेंगे मेरी तो आलोचना ही, मैं जब भी मर्चेंट नेवी का चर्चा करता हूँ मैं तो आलोचना ही कर रहा होता हूँ, ये फ्रॉड है, इसमें मत जाना, इससे बच के रहना, मर्चेंट नेवी में आओ ही मत। मेरे अक्सर ये रहते हैं, कहते आप ये सब कहते हो और आपका अपना इंस्टीट्यूट। तो मैंने देखा संस्का मैरीटाइम या संस्का इंस्टीट्यूट क्या था, ऐसा कुछ, उन्होंने मेरी तस्वीर डाली हुई। उनको मैं मैसेज कर रहा हूँ, उनका पहले आप अनुमति तो ले लेते। तो वो मुझे कह रहे हैं देखो हम तो बड़े बड़े लोगों की डालते हैं, तो आपको तो सम्मानित महसूस होना चाहिए। लोग अमिताभ बच्चन की डालते हैं। मैंने कहा अमिताभ बच्चन की डाल के देखो, अभी के अभी जेल हो जाएगी आपको। उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। फिर फाइनली हटाई फोटो के? जी उन्होंने हटा दी थी। हटा दी जी। तो अच्छा, अब जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मर्चेंट नेवी में जाते हैं, ठीक है, अब आप व्लॉगिंग करते हो और काफ़ी सारी चीज़ें बताते हो, तो कई सारे बच्चे ये भी सोच करके जाते हैं कि हम भी जाकर के शिप पे व्लॉगिंग करेंगे और मेरा करियर व्लॉगिंग है। एक बच्चा तो यही बोल रहा है कि मुझे व्लॉगिंग करना ही पसंद है, मैं इसलिए मर्चेंट नेवी में जा रहा हूँ। ऐसे लोगों को ज़रा सच्चाई बताइए कि क्या है सच्चाई, वहाँ पे क्या होता है और व्लॉगिंग करने का टाइम कब मिलता है? तो सबसे पहली बात, व्लॉगिंग की आप में उत्सुकता है, काबिल तारीफ, बहुत अच्छा है, टटके करें। लेकिन पहले दिन आप जहाज़ पे जाएं, आपके साथ क्या होता है? सबसे पहले तो सब आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको याद है पुरातन काल में या आपके काल में ही ले लें, रैगिंग होती थी, बुलिंग किस प्रकार से होती थी, बल्कि कोई भी कॉलेज ले लें, वहाँ पे किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था किसी भी नए बच्चे को। बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ हद तक अभी भी जहाज़ पे होता है। अच्छा, अभी भी होता है। और बच्चा एक नया होता है, सबको पता है कितनी मेहनत मुशक्क़त से इसको नौकरी मिली है, तो ना ही ये आवाज़ उठाने वाला है, ना ही ये कुछ आपको कहीं शिकायत करने वाला है, ये चुपचाप सहने वाला है। तो अब ये एक प्रकार का सिस्टम ही बन गया है कि एक नया आदमी आया है, उसे प्रताड़ित करो, उसे नीचा दिखाओ। और कईयों को ऐसा भी लगता है कि हम इसे प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं इसे कठोर बनाने की। कईयों को ऐसा भी लगता है, अब सीनियर्स को की मनोवस्था अधिकतम बार ऐसी ही होती है। अब आप जा रहे हैं, आपके तो अगर बाल भी थोड़े से भी बड़े हों, वो तो उस पर भी उंगली उठाने लग जाएंगे। सोचिए अगर आप कैमरा लेकर चले जाएं, वो कितना बवाल बना देंगे। पहली बात तो ये, आप कोई भी कदम उठाते हैं ना, आप पे उंगलियां ही उठाने वाले हैं।
चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मेरे साथ तो ये था कि अगर मैं बैठ जाता तो बोलते हैं बैठे क्यों हो, और यदि मैं खड़े हो जाता तो बोलते हैं अभी तक खड़े क्यों हो। मतलब कुछ भी करोगे डांट पड़ेगी। कुछ भी करते हैं। मेरे से कोई प्रश्न पूछा जाता, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ऐसा था। अच्छा तो ऐसा क्यों था। अच्छा। तो मुझे एक बात समझ आई कि ज्यादा विचार विमर्श करना इनसे ठीक नहीं। इसे एक आप एक्ट समझो, एक थिएटर चल रहा है, थिएटर प्ले। वो अभिनय निभा रहा है, आप भी अभिनय निभाओ। आप भी कह दो यस सर, सॉरी सर, राइट सर, सॉरी सर। सॉरी ऐसे कार्ड की तरह रखो, विजिटिंग कार्ड, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, ओके सर, यस सर। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता, कोई आपकी सफाई नहीं सुनना चाहता। अब व्लॉगिंग की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑफिसर मेरे जैसे हैं। मैं यदि मेरे बारे में किसी मेरे सहनाविक से आप पूछें तो मेरे साथ बहुत ही खुश रहते हैं वो। और मेरा तो ये मानना है, आप जितना खुश रखेंगे वो उतना अच्छा कार्य करेगा, उतना वो थकेगा नहीं, उतना ज़्यादा दम भी लगा सकता है, उतना वो आपका वफादार भी होगा। अन्यथा कामचोरी हर स्थान पे होती है। जितना आप तंग करेंगे, जितना दबाव बनाएंगे, वो कहेगा मैं पता इसका काम करूंगा मैं, हट। वो जैसे ही आप पीठ मोड़ेंगे वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, बिल्कुल नेगेटिविटी फैलाएगा वो नेगेटिव। और कई तो शैतान होते हैं, वो पता नहीं कुछ और ही ना कर दें। हाँ। ठीक है, सोचिए जैसे गूगल मैप होता है वैसे एक्डिस होता है। एक वायरस वाली वो डालनी है पेन ड्राइव और मामला खत्म आपका। वहीं पे हालांकि बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं कि ऐसा ना हो, पर क्या आप एक युवक, आप तो बूढ़े हो गए हैं, हम तो 30 साल के हो गए, एक 18 साल वाले को प्रतियोगिता टेक्नोलॉजी में आप दे सकते हैं। आपके पास कोई भी चीज़ हो, वो कोई ना कोई उसका उपाय निकाल लेगा। उसे सिर्फ एक वायरस डालना है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब डाल दिया। बिल्कुल। इसलिए मेरा अपना ये दृष्टिकोण होता है, जो भी व्यक्ति आए उनसे मैत्री बनाओ। मैत्री बनाओगे तो सबसे पहले तो उसमें कॉन्फिडेंस जागेगा, क्योंकि आदमी वैसे ही डरा हुआ होता है जहाज पे। नया वातावरण, नए लोग, नया कार्य, कठोर कार्य। पहले तो उसे आप तसल्ली दो, उसका दिल पहले ठीक तो हो जाए। वो तो वैसे ही दिल कपकपा रहा होता है, उसे ठीक करो, कॉन्फिडेंस उसमें बने, आपसे मैत्री हो, आपकी बातें समझे और आपसे खुल के प्रश्न भी करे। उसको समझ नहीं आई बात, आपने कोई कार्य कह दिया, उसने कुछ और समझा और कुछ और कर दिया, फिर क्या करोगे। आपने बोला इसको खोलना है, ये एक वॉल्व है, ये एक वॉल्व है, इसको बंद करना है, इसको खोलना है, उसने उल्ट कर दिया, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इससे अच्छा मेरी शैली ये रहती है। लेकिन मेरे जैसा अफसर है और आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो भी जब भी आप जहाज का चित्रण कर रहे हैं तो कुछ नियम होते हैं कंपनी के, और फिर कप्तान याद रखें तानाशाह होता है। कैप्टन इज अ डिक्टेटर, उसने बोल दिया तो आपको करना पड़ता है। कंपनी का एक रूल होता है जिसे कहते हैं सोशल मीडिया पॉलिसी। सबसे पहले आप वो पढ़ें, क्या चलचित्रण की अनुमति है, अगर है तो क्या आपको है, क्योंकि आप ट्रेनी हैं। ट्रेनीज के लिए अलग कुछ चीज़ें होती हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ अलग चीज़ें होती हैं। पहले ये पढ़ो। फिर एक चीज़ होती है कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, वो पढ़ो। क्या सिक्योरिटी मैटर के कारण वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में कोई रोक टोक है, ये पता लगाओ। उसके पश्चात जो तानाशाही आपका तानाशाह है उसको उल्लंघन तो नहीं है। और एक दूसरी चीज़ होती है, देखिए जहाज़ है, स्टील है, जंग लगता रहेगा, खास तौर पे ऐसा स्टील जिस पे खारा पानी आता जा रहा है, जंग तो लगेगा। अब आपने एक फोटो ले ली, छायाचित्र खींचा, उसमें जंग भी आ गया, आपकी फोटो वायरल हो गई है, वो ओनर्स के पास चली गई। अब कप्तान भी मेरे जैसा है, वो कहता है लो यार फोटो, यार कोई नहीं, डिजिटल सोशल मीडिया का ज़माना है, लो कोई नहीं, तुम वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब मेहनत करते हो, समझदार हो, बहुत अच्छे हो, तुमसे तो मैं वैसे ही खुश हूँ, करो करो। अब ये वायरल हो गई है, गलती से थोड़ा सा जंग वाला आ गया, ओनर ने देख लिया या जो मैनेजिंग कंपनी ने देख लिया, कंपनी कप्तान को बोले क्या काम करवाते हो, हैं तुम ये पब्लिसिटी कर रहे हो, जंग लगे हुए जहाज। हालांकि इतना सा जंग होगा, और ऐसा कदापि नहीं होता कि जंग होता नहीं,
एक नेवल शिप्स होते हैं, वॉरशिप्स होते हैं, जहाँ पे 200 से भी अधिक लोग होते हैं इतने से छोटे से जहाज में। वहाँ पे होता है कि आपको इतना सा भी जंग नहीं दिखेगा, क्योंकि 200 लोग अगर लगे हो रगड़ाई करने कैसे। और ये इतना बड़ा जहाज होता है, यहाँ पे 18 से 23 लोग। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी जगह जंग ना हो। रोज जंग लगता है, हम रोज साफ करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया जंग का। मतलब आपको पॉलिसीज भी देखनी पड़ेंगी, शिप की पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज, फिर कैप्टन की पॉलिसीज। और कैप्टन को आप तानाशाह बोल रहे हो देख लो आपके कैप्टन कहीं कोई तानाशाही ना करे। और जब चलचित्र ले रहे हैं तो ध्यान रहे उस चलचित्र में सब कुछ अच्छा नजर आए, जंग ना नजर आए, सबने सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने हैं कि नहीं। अब आप हेलमेट पहन के बाहर जाते हैं, पर गर्मी बहुत है, 1 मिनट के लिए निकालने में कोई हर्ज नहीं है। शायद आपने सर खुजलाना हो, शायद पसीना इतना है कि हवा से सूखने के लिए 2 मिनट के लिए निकाला, लेकिन उसमें ही फोटो ले ली। कंपनी तो कहेगी ये आपके लोग हेलमेट नहीं पहनते। ये सारी चीजें देखनी है, बहुत सारी चीजें देखनी, बहुत सारी। ये एक तरह से है शेर के मुंह में हाथ डालना, शिप के ऊपर व्लॉगिंग करना। नहीं, दूसरी चीज़ ये भी कि मैं देखता हूँ मर्चेंट नेवी में जो लोग व्लॉगिंग कर रहे होते हैं वो हमेशा एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करते हैं। जी कि हमने ये किया, हमने ऐसा किया, हमारी लाइफ तो ऐसी चल रही है। लेकिन जो वहाँ का काम है, वो काम और जो दिखाया जा रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। तो मुझे कई लोग, जैसे जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, सो लोग बोलते हैं कि सर एडवेंचरस लाइफ है, दूसरे कल्चर के लोगों से मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। तो जैसा कि मुझे भी पता है और कई सारी कंपनीज़ ने, कैप्टन्स ने जो इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे लोगों की बहुत बुरी तरीके से बात लगाई है कि अगर एडवेंचर ही तुझे देखना है तो भाई एवरेस्ट पे चला जा या ऋषिकेश चला जा, बंजी जंपिंग सिखा लोगों को जा करके। तो मैं बताता हूँ कि शिप पे कोई एडवेंचरस लाइफ नहीं है एक्चुअली। सत्य वचन। 9 महीने में से 2-4 दिन एडवेंचर फील होगा, ठीक है, बाकी टाइम बोरियत फील होती है, क्योंकि डेली एक ही तरीके का काम करना होता है। और जो तुम देख रहे हो शिप पे के लोग व्लॉगिंग में दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि, क्योंकि लोग बहुत बार मुझे बोलते हैं कि अरे तुमने तो मर्चेंट नेवी करी नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो। तो जिसने जो मर्चेंट नेवी में है, ज़रा वो भी एक बार बताए लोगों को कि क्या डिफरेंस है जो दिखता है और जो अंदर होता है उसमें। तो मर्चेंट नेवी में जो भी आपने तस्वीरें देखी हैं सब भूल जाइए। वो सिर्फ एक आप चांद देखते हैं तो आपको उज्ज्वलित चेहरा ही नजर आता है, लेकिन अंग्रेजी में डार्क साइड ऑफ द मून होता है उसके पीछे, वो नहीं देखने को मिलता। तो वो आपको इंस्टाग्राम में नहीं दिखेगा। यदि आप वो देखना चाहते हो तो आप याद करो अपना कोरोना का लॉकडाउन पीरियड। आपको याद है? बिल्कुल। वही आपकी व्यथा होने वाली है जहाज पे, क्योंकि वहां से कहीं जा नहीं सकते। आपको लगता है आपको घूमने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाइए। उसके अलावा बिग बॉस सबने देखा हुआ है, देखा है वहाँ कैसे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। उनका भी लॉकडाउन होता है, उनको भी एक टास्क दिए जाते हैं, आपको भी ऐसी टास्क दिए जाएंगे। उनकी कैसे झड़प हो रही होती है एक दूसरे से, जैसे कुत्ता कुत्ते से लड़ रहे होते हैं, ठीक ऐसे ही जहाज पे भी हो रहा होता है। और काम भी बहुत सारा होता है साथ में, टास्क तो मतलब से बहुत सारे काम होते हैं और डिसिप्लिन के साथ भी करने पड़ते हैं। अगर थोड़े बहुत इधर उधर हो गए तो उसमें पनिशमेंट भी अच्छी खासी है। जी बिल्कुल। तो ये देखो भाई, ये सभी लोग समझ लो इस बात को कि जो व्लॉगिंग करके पहुंचने वाले ना, या जा करके व्लॉगिंग करने का प्लान बना रहे हो, पहले से ही बता दे रहा हूँ, बहुत बोरिंग लाइफ होती है, पैसा ऐसे नहीं मिलता। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक पैसे की बात है, ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं। जैसे मेरा एक रिलेटिव है, वो 3rd मेट है, कंपनी का नाम नहीं रिवील करूँगा, वहाँ पे उसको करीब $3500 मिल रहे हैं एज अ 3rd मेट। तो जब मैं ये बताता हूँ तो बहुत लोग तो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कंपनी का नाम बताए बिना आप एक बार ये थोड़ा सा रिवील करिए कि 3rd मेट को क्या मिलता है, 2nd को क्या मिलता है, चीफ को क्या मिलता है और कैप्टन को क्या मिलता है। तो एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो जो मेरा चलचित्र है जब वायरल हुआ था ना, उसका असल में विषय था ट्रुथ ऑफ सैलरी इन मर्चेंट नेवी। तो उसमें मेरा सारा केंद्र ये होता है कि जो आपकी वेतन होती है वो कंपनी पे निर्भर होती है। जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी आपकी वेतन, जितनी छोटी कंपनी उतनी कम वेतन। ठीक है। ये बात जब समझ आ गई तो अगली बात समझने की कोशिश करें। मार्केट रेट होता है हर एक चीज का, इसी प्रकार से इंटरनेशनली भारतीयों का एक मार्केट रेट है, भारतीय नाविकों का।
तो जब ये रेट की बात आती है तो अपने आप समझ जाइए स्टैंडर्ड कंपनीज की बात हो रही है, बिलो एवरेज निकृष्ट कंपनियों की बात ही नहीं कर रहे हैं, केवल उत्कृष्ट कंपनियों की बात करते हैं। जो मार्केट रेट है थर्ड मेट का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3500। और बड़ी बड़ी कंपनी में सीधा थर्ड मेट में नहीं जा सकते, जूनियर ऑफिसर। जूनियर ऑफिसर का अब अलग अलग रेट होता है, किसी को 3000 रुपये मिलता है, किसी को 2000 रुपये मिलता है, 1500 भी होता है किसी किसी का, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता। आप जूनियर पे जा रहे हैं, आप समझिए एंट्री टिकट मिल गई है आपको, ये तो शुरुआत है, इसको पॉकेट मनी समझे। बात आपने बनना अगली बार थर्ड मेट ही है, 3500। उसके बाद बात करते हैं सेकंड मेट की। सेकंड मेट की $4500 ठीक है। उसके बाद चीफ मेट की लगभग $8000 और कप्तान का बहुत स्टॉक बाजार की तरह है, वेरिएबल है। हाँ जी, आप कम से कम $10,000 मान के चलें, हालांकि ये आराम से 15 से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, वो डिपेंड करेगा कि शायद आप कौन सी शिप पे हो, किस प्रकार के जहाज पे हो, आपको अपनी पदवी पे कितना अनुभव है, फिर आपको समुद्र में पूरा अनुभव कितना है, पिछली कंपनीज कैसी रही हैं, आपका सीवी किस प्रकार का है, आपने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए हैं, छोटे छोटे लगाए हैं, आप एक कंपनी के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं या मेरी तरह हर बार इधर से उधर छलांगे लगाते हैं। ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है, तब जाके आपको वेतन दी जाती है। तो अगर छोटी छोटी छलांगे लगाते रहते हैं तो वेतन कम रहता होगा। अब इसमें सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। तो मैं बताता हूं एक नौजवान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप एक कंपनी में जाएं, उसमें कम से कम 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लगाएं। 3 कॉन्ट्रैक्ट, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं, लेकिन 3 इज द लकी नंबर। ये बहुत अच्छा नंबर है अभी आपके लिए जो कि नौजवान नाविक है। 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप सिद्ध कर रहे हो मैं एक अच्छा कर्मचारी हूं, मुझसे इनको कोई शिकायत नहीं है। 3 बार, पहली बार तो चलो हो गया, दूसरी बार भी हो गया, 3 बार बुलाया गया मुझे, मैं एक अच्छा कर्मचारी हूं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, ये आपने सिद्ध कर दिया। चौथी बार मत करना। चौथी बार तब करिए यदि आपको प्रमोशन मिल रही हो या वेतन बहुत ज्यादा बढ़ा दी हो। बहुत ज्यादा वेतन कभी नहीं बढ़ती, ये आपको पहले बता दें। कैसे बढ़ानी है उस पर बाद में बात करते हैं। तो एक ही प्रलोभन है चौथी सेलिंग का, यदि प्रमोशन मिल रही हो, यदि मिल रही है तो आप रहें उस कंपनी के साथ। तो थर्ड मेट से सेकंड मेट 3 शिप में बढ़ा देते होंगे। 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी आपको सेकंड मेट बना देते हैं। अच्छा, बना देते हैं। जी। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कम से कम 3 सेलिंग लगाती हैं। ओके। हाँ जी, लेकिन उनमें जितनी बड़ी कंपनी होती है प्रमोशन उतनी धीमी, लेकिन वेतन उतनी बड़ी, और जो वृद्धि है इंक्रीमेंट वो भी ज्यादा होता रहता है उनमें। लेकिन फिर वो 3 से ज्यादा भी तो मांगते होंगे ना। 3 से कईयों में ज्यादा भी होता है। ये आपको स्वयं मूल्यांकन करना होगा, आपको पैसा चाहिए या प्रमोशन चाहिए, ये आपको स्वयं निर्णय लेना होगा। ठीक है। मेरा ये कहना है आप कंपनी बड़ी में रहे, बड़ी कंपनी में प्रमोशन बहुत धीमी होगी, उसकी चिंता ना करें। जीवन में हमारी सेहत, माता पिता, मित्र, प्रेमी प्रेसी के बाद पैसा ही सब कुछ है। ये जो प्रमोशन वगैरह है ये कुछ नहीं है, बेकार की चीजें हैं, सब झूठ है। पैसा ही सब, लक्ष्मी, हम सब माँ लक्ष्मी के भगत हैं। तो चाहे प्रमोशन धीमी हो, यदि आपको बड़ी कंपनी मिल जाती है, आपका अगला लक्ष्य यही होना चाहिए कि और बड़ी कंपनी में कैसे जाऊं। आपका यही, हमेशा यही ध्यान, स्टेबिलिटी मैटर करती है यहाँ पे कि कितनी स्थायी है तुम्हारी नौकरी जी, और कितने समय तक चल सकती है। बिल्कुल। यदि आपने एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं, आपने दर्शा दिया है कि मैं सही हूं, अब आप नई कंपनी में जाएं, इससे बड़ी कंपनी में, और निश्चित ही वो आपको ले लेगी, क्योंकि उसने देखा कि मेरे से थोड़ी सी छोटी कंपनी में ये रहा है और 3 बार बुलाया गया है, ये अच्छा कर्मचारी है। अब जब वो आपको बुलाएंगे ना तो आप बोल सकते हो क्यों भाई, क्यों आऊं, कि आप तनख्वाह बढ़ा रहे हो, कितनी बढ़ा रहे हो, $500, वो तो यहाँ ही बढ़ रही है, $1000 बढ़ाओ, 600 बढ़ाओ, 700 बढ़ाओ। यहाँ पे आपको थोड़ी हंसी आएगी, जैसे पालिका बाजार में होता है ना, आप कहते हो नहीं 1000 रुपये कम कर, वो 200 रुपये कम करता है, फिर आप कहीं बीच में आ जाते हो,
यहाँ पे हूबहू ऐसा होता है। मतलब इस लेवल पे जाकर के आप आराम से तोल मोल कर सकते हो। बिल्कुल। चलो ये भी सही चीज़ है। अच्छा, एक डाउट और बहुत बच्चे पूछते रहते हैं मुझे कि सर मुझे ओनरशिप कंपनी में जाना चाहिए या मैनेजमेंट कंपनी में जाना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है और आप किसको प्राथमिकता दोगे? पहली बात समझ लेते हैं क्या कि मुझे फ़र्क क्या मिलेगा। जब मैं ओनरशिप में जाऊंगा ना, मेरी देख रेख बहुत अच्छी होगी, भोजन बहुत अच्छा आएगा। अब भोजन में भी अब बात करते हैं आगे आगे। भोजन बहुत अच्छा आएगा, रहन सहन बहुत अच्छा होगा, आपका एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ जो भी ये चीज़ें हैं बहुत अच्छी होगी, सैलरी ऑन टाइम, आपको सीधा समय पे वेतन मिलेगी। ये सारी चीज़ें एक आम आदमी के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। मैनिंग कंपनीज में क्या होता है, मैनिंग कंपनीज इन चीज़ों में तोल मोल कर देती है। अच्छा, वेतन समय पे नहीं आ रही, 10 दिन देरी से आ रही है। अब जिस व्यक्ति के घर पे परिवार है, बच्चे हैं, जिसकी EMI चल रही है, उसको बहुत बड़ी लगती है ये बात। हम जैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब खान पान वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। ओनरशिप कंपनी में हर महीने ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं मुफ्त के। अच्छा, ठीक है। अब भारत में आप बताओ कितने लोग हैं जो प्रतिदिन ड्राई फ्रूट्स खाते हों? बहुत कम। बहुत। और जो खाते हैं वो भी फिटनेस वाले जो लोग हैं सिर्फ वही, या जो बहुत ही ज़्यादा रईस हो, उनकी तो अभी क्या बात करनी। लेकिन जहाज पे आप जाओ, आपको ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है, मेरे जैसे के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जिसका स्वास्थ्य ही धन है। आजकल के नौजवान इतने जागरूक हो गए हैं स्वास्थ्य के प्रति, उन्हें पता है कि भोजन कितना आवश्यक है। ये एक इन्वेस्टमेंट है, आपकी हेल्थ इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। यदि आप अच्छा भोज खा रहे हैं, यदि आपको इतने सारे बादाम, किशमिश, पिस्ता मिल रहे हैं मुफ्त में हर बार, बल्कि इतने मिल जाते हैं कि घर भी लेकर जाते हैं। अच्छा, तो ओनरशिप बहुत बड़ी एक सुविधा होती है। ओनरशिप कोई भी दे लो, छोटी कंपनी भी आपको ऐसे रखेगी जैसे आपको गोद लिया हुआ है उसने। मतलब स्थायित्व के लिए ओनरशिप ज़्यादा अच्छी है जी। अब एक बात होती है, बड़ी कंपनी ओनरशिप जो होती है अधिकतम आपको छोटी कंपनीज मिलेगी। बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े दर्जे की और ओनरशिप है। तो यहाँ पे वो बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको, आपका लक्ष्य तो यही रहता है कि आपको बड़ी से बड़ी कंपनी में जाना है, और बड़ी में और बड़ी में कैसे जाऊं, तो वो आपको दिखेगा मैनेजमेंट वालों ने पकड़ी हुई है। तो ऐसा भी होता है। मतलब ये खैर खुद ही चुनना पड़ेगा आपको, ये आपको खुद चुनना होगा। अच्छा, अब जैसे कंटेनरशिप है और टैंकर्स हैं, हाँ। फिर LNG LPG है जी। तो जब से ये रील कल्चर और शॉर्ट कल्चर वायरल हुआ है, तो इस सभ्यता में ये बताया जा रहा है कि आपको LNG और LPG पे ही जाना चाहिए। जितने बच्चे मेरे पास आते हैं वो सीधे मुझसे यही बोलते हैं कि सर हमें LNG पे ही जाना है डायरेक्ट। उसका रास्ता बताओ। रास्ता किसी भी गैस टैंकर पे जाना हो एक ही है, शुरुआत में ही अनुभव उसमें मिलना चाहिए। अभी मैं जीवन में कदापि किसी गैस टैंकर पे नहीं गया, मेरी एंट्री ही नहीं है वहाँ पे। अभी सेकंड ऑफिसर से थर्ड ऑफिसर पे भी अगर जाना हो तो भी एंट्री नहीं है। अच्छा, कम वेतन पे जाना हो, मैं कह दूं मुझे शौक है जाने का, मैंने देखना है, चलाना है, लोडिंग करके देखनी है गैस कैसे लोड की जाती है, नो एंट्री, जाओ। मैं कहूँगा 10 साल का अनुभव है भाई, कुछ नहीं। कोई कोर्स करके भी नहीं? कोर्स तो इसके होते हैं STCW, वो तो आवश्यक हैं, लेकिन उसके बाद कंपनी आपको स्वीकार करेगी कि नहीं? ये नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो सबसे अच्छा तरीका है, जब स्पॉन्सरशिप आप ले रहे हैं, ऐसी कंपनी में स्पॉन्सरशिप लें जिसके पास गैस टैंकर्स हैं। टैंकर्स पे करने के बाद गैस टैंकर्स पे जा सकते हो? बिल्कुल नहीं, मैं ऑयल टैंकर का व्यक्ति हूँ। अच्छा, तब भी नहीं? मैं अभी भी मैं गैस टैंकर पे नहीं जा सकता। अब कुछ कंपनी है उसके ऑयल टैंकर्स भी हैं, गैस टैंकर भी हैं, तो वो कर सकते हैं। उसमें यदि आपकी छवि बहुत अच्छी है और आपके संबंध कंपनी वालों से बहुत अच्छे हैं, कोई जानकार है, मैत्री है, तो वो भेजेगा। उनके पास वो शक्ति होती है, वो आपको डाल दें। लेकिन वे, उनकी भी आप प्राथमिकता नहीं होंगे, वो भी एक नए बच्चे को चुनना चाहेगा। बेशक वो नया है, आप तो अनुभवी हैं, फिर भी वो उसको चुनना चाहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अब जैसे सपोज करो LNG है या टैंकर्स है, कुछ लोग कंटेनर्स पे हैं, तो कंटेनर्स में सैलरी कम होती है जी, तो फिर भी लोग कंटेनर्स में ज्वाइन करते हैं। ये
ये तो मुझे पता नहीं। मैं अपनी अवस्था बताता हूँ। मैं तो प्रभु के सामने ऐसे था भी जो मिल जाए, हाँ। ठीक है। मैं तो मछुआरों के साथ जाने को तैयार हूँ, और नहीं तो पायरेट्स के पास जा रहा हूँ मैं तो ऐसे था। तो मुझे अचानक से प्रभु ने टैंकर्स दे दिए। अच्छा। इसके अतिरिक्त मैंने जितने देखे हैं जो कंटेनर्स में है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में है, एमएससी, मर्स्क। अभी मेरे एक मित्र हैं जो एमएससी में है। मैं इस समय ऑयल टैंकर पे हूँ। उसकी तनख्वाह मेरे से कम होनी चाहिए, लेकिन उसकी मेरे से ज्यादा है। अच्छा। कारण क्या है? मेरी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा। ये बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप जा करके ज्वाइन करो। मतलब ये भी एक मिथ है कि कंटेनर्स पे सैलरी बहुत कम है और इस पे सैलरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि इसी कंपनी के पास ऑयल टैंकर भी है, गैस टैंकर भी है, कंटेनर भी है। तो फिर इस कंपनी में मुझे गैस टैंकर पे सबसे ज्यादा, फिर ऑयल टैंकर में है, उसके बाद फिर कंटेनर पे। समझा जी। अच्छा, इससे पहले कितने पॉडकास्ट किए आपने अभी तक? इससे पहले मैंने लगभग 4 पॉडकास्ट किए हैं। कहाँ कहाँ पे? ये मैंने एक मुंबई में किया था, हाउस ऑफ हैदर। फिर मैंने अपना ज़ीरकपुर, मैं रहता हूँ ज़ीरकपुर में, इट्स मनीषपुरी, उनके पॉडकास्ट है, वहाँ पे मैंने एक पॉडकास्ट किया। फिर राजस्थान में पॉडकास्ट बाय प्रिंस, उनका एक पॉडकास्ट है, वो किया। और फिर चंडीगढ़ में पॉडक्राफ्टर्स, उनका बहुत अच्छा स्टूडियो है, वो रेंट पे भी देते हैं आपको पॉडकास्टिंग के लिए, वहाँ पे चौथा। और ये आपके साथ 5वां। ये 5वां। और इनमें से जो भी पॉडकास्ट आपने किए, इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति था जो पहले से ही मर्चेंट नेवी में रहा हो? इनमें से कोई भी नहीं था जी। मर्चेंट नेवी में कौन सा पॉडकास्ट, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका पॉडकास्ट आपको सबसे अच्छा लगता हो? जी मैं सत्य बताऊं तो पॉडकास्ट मैंने विशेष रूप में तो किसी के देखे नहीं हैं। जो क्लिप्स होती हैं छोटी छोटी इंस्टाग्राम पे, वो मैंने अवश्य देखी है। इस समय सबसे स्टैंडर्ड की किसकी है? करण.नैयर, उनकी सबसे स्टैंडर्ड की है और उन्होंने हाल ही में चलाई है। हाँ जी। करण तो खैर, मैं करण को बहुत टाइम से देख रहा हूँ। करण शुरू से जब से वीडियो व्लॉगिंग भी कर रहा था, तो उस टाइम पे भी एडिटिंग क्वालिटी जो थी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी करण की टक्कर पे था। कोई भी नहीं टक्कर, कोई भी नहीं था। बहुत उसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो कुशलता बहुत ज्यादा है। हाँ। और फिर माँ लक्ष्मी की उनपे शुरू से कृपा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इसमें लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा हाथ है। कितना अच्छा आपका इक्विपमेंट है, उस पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। आपका एडिटर कितना अच्छा है, उस पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। एक सामान्य चलचित्र को आपका एडिटर चमत्कार कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक मतलब करण वीर ने आपको बुलाया नहीं, या आपने कभी कांटेक्ट किया कि यार मुझे भी बुलाओ? तो करण वीर जी की मैं चीज़ बताऊं, उनका एक काफ़ी स्टैंडर्ड का होता है, जिसमें उनका एक लक्ष्य, वो प्रकाश किस चीज़ पे डाल रहे होते हैं? नॉलेज पे। और नॉलेज भी स्पेसिफाइड वाली, गूढ़ एक टॉपिक की। मैं एक तरह का हूं एंटरटेनर, इसलिए लोग मुझे ज्यादा देखना पसंद करेंगे। बहुत सारे लोगों ने करणवीर जी के व्लॉग्स या उनके जो शिक्षात्मक चलचित्र होते हैं, एजुकेशनल वीडियोस, बहुत अच्छी हैं, वो भी नहीं देखी होगी। नहीं देखी। बहुत सारों ने उनके पॉडकास्ट नहीं देखे होंगे, जबकि पॉडकास्ट में बहुत गूढ़ ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विशेष तौर पे मर्चेंट नेवी वालों को। हाँ। लेकिन आधी से ज्यादा जनता को उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। अब शिप कितने का होता है, हर एक के मन में उत्सुकता नहीं है। मर्चेंट नेवी वाले हर एक व्यक्ति के मन में उत्सुकता है। अब लोग देखना चाहते हैं जहां पे मजा आ रहा हो। बिग बॉस चल रहा हो जहाँ पे। अब ये हुलिया ही देख लो। आधे लोग तो ये हुलिया देख के वैसे हो जाते हैं, अरे ये क्या है, ये क्या देख लिया, ये क्या है। और फिर मेरी वाणी शुरू होती है, वाणी शुरू होती है तो उनके कान फटने लगते हैं, ये क्या सुन लिया, ये सतयुग में आ गए हम। फिर मेरी हरकतें आपने देखी हैं। हाँ बिल्कुल। बीच में कुछ स्टंट मेरे चल जाते हैं, तो वो सारे के कारण अंग्रेजी में कहते हैं शोमैनशिप, हिंदी में कहते हैं कौतुक कला। तो एक वो ही है मेरी विशेषता। करणवीर जी की यदि आप पॉडकास्ट देखें, वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड ज़्यादा को टारगेट करेंगे। यदि वो किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, वो देखेंगे नॉलेज बेस्ड।
अब नॉलेज बेस्ड मुझे वो तब बुलाया अगर उन्होंने टैटू बनवाना हो अपने, तो वो मुझे बुला ले कि भाई बता दे कौन सा टैटू बनाऊं। नहीं, ये तो खैर मैंने अपने चैनल पे भी देखा है, अपने चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी जी, कि जितनी बार मैं बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज देना चाहूँगा ना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टडी मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई नहीं देखता। लेकिन जिस दिन मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हूँ ना कि आज इसका पेपर आउट हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, फिर उसके बाद सब लोग देखते हैं। उस दिन हज़ारों में आएंगे व्यूज़, नहीं तो 100 भी नहीं क्रॉस हो रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा ना कि आज मैंने मैथ्स का लेक्चर अपलोड कर दिया, कोई देख ही नहीं रहा। तो ये तो खैर मैंने इसमें देखा हुआ है कि ऐसा होता है। जी बिल्कुल सही। अब एक मेरा चलचित्र था, मैं जहाज़ पे हूँ तो रेडार पे एक कोई ट्रैफिक सिचुएशन थी, तो ट्रैफिक सिचुएशंस के लिए एक किताब है रूल्स ऑफ द रोड, तो उसके ट्रैफिक नियम होते हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, इस तरह। तो मैंने कहा यार जो तो नाविक है वो तो चाव से देखेगा, अब जो जिन्होंने कभी रेडार ही नहीं देखा उनके लिए एक नई चीज़ होगी। तो मेरे दिमाग में इसलिए आया कि नई चीज़ दिखाते हैं, रेडार कैसे होता है, और वास्तविक रूप में जब आप जहाज़ चला रहे होते हैं आपको क्या देखने को मिलता है, क्या अनुभव होता है, उनके लिए मैं चलचित्र बना रहा था। तो 2-3 ऐसे मैंने बनाए। अब मैंने सोचा जो नाविक है, जो ये वास्तव में कर रहा है, उसको क्या प्रलोभन ये देखने में, उसको मज़ा नहीं आएगा, वो बोर हो जाएगा। मैंने कहा अब क्या करूँ, चिंगारी भड़काने में किस तरह भड़काऊँ। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा जो रूल ना है ना, रूल का नंबर गलत बोल देता हूँ और लिखूंगा स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरे से कैप्शन में। बाकी सब सही बताऊंगा, एक्शन क्या लेना है, एक्शन तो मुझे तो सही लेना पड़ेगा, तो ठुक जाऊंगा। एक्शन क्या लेना है बता देता हूँ, सही एक्शन लूंगा, रूल का नाम भी सही लूंगा, नंबर गलत बताता हूँ। मैंने रूल का नंबर गलत बोल दिया, कैप्शन में लिख दिया कि मैंने गलती से स्लिप ऑफ टंग, वो वायरल होगी। यही सब, ये छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज जो है ना ये, और उसके बाद हो सकता है बहुत सारे हेट कमेंट भी आए, बहुत सारे हेट कमेंट आए, और ये हेट कमेंट्स आपके पुजारी हैं। ये जितने भी हेटर्स हैं ना वो आपके पुजारी हैं, उनको मैं ऐसे करता हूँ जितने भी हेटर्स हैं, और उनका मैं बाखूबी उत्तर देता हूँ। जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हाइड कर दूं। मैंने देखा है उत्तर देते हुए, आपने कई बार वो दिखाई अपनी फोन पे कि ये देखो ये कमेंट आया, अब मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। ये तो तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है मेरे ख्याल से, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं उन सभी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स है कि अगर वायरल होना हो तो कैसे होना है। सबसे बड़ी चीज़ है कौतुक कला। आप कितना मज़ेदार बना सकते हैं चीज़ों को, या कितना बोरिंग कर सकते हैं। आप बचपन में पाठशाला में होते थे, आपके बहुत सारे अध्यापक होते थे, लेकिन एक अध्यापक आपको प्रीतिकर होता था। क्यों? आप कहते हैं मैं ना ऊबता नहीं हूँ, मैं जागरूक रहता हूँ, बाकियों में तो मैं ऊब जाता हूँ। क्यों? उसके अंदर कौतुक कला थी। मैं अध्यापकों के परिवार से हूँ तो मैं बखूबी इस चीज़ को जानता हूँ, इसीलिए शायद थोड़ी बहुत कौतुक कला मेरे अंदर भी है। ठीक है। तो ये चलो ठीक है, ये तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हो गई हैं। एक और चीज़ है, जैसे हमने ये देखा कि हम 3rd मेट से 2nd मेट जा रहे हैं 3 सेल के बाद। 2nd मेट से चीफ मेट जाने में कितना टाइम लगेगा, कितने सेल्स लगेंगे? 2nd मेट से चीफ मेट अक्सर देखा जाता है, वही आप समझे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स पर्याप्त हैं। अगर आपने सी टाइम तो पूरा हो ही गया है, आपने एग्जाम्स पास करनी है, परीक्षाएं उत्तीर्ण हो गई है, दस्तावेज सारे आ गए हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट आपने 2nd मेट के भी सेल कर लिए, आपको ले लेंगे बड़े आसानी से। लेकिन कभी भी आपको प्रमोशन की जल्दी हो तो बहुत आसान तरीका है, आप बड़ी कंपनी में हो ना, एक सेल ही पर्याप्त है। एक सेल करके छोटी कंपनी में जाओ और वहाँ चीफ ऑफिसर बन जाओ। चीफ ऑफिसर बन के वहाँ पे 1 या 2 सेलिंग कर लो, और फिर वापस अपनी पुरानी बड़ी कंपनी में आ जाओ। ये भी एक तरीका है। ठीक है। आपको अंत में यही सोचना है कि मैंने पैसे एकत्रित करने हैं अभी या बाद में। अगर बाद में करने हैं तो अभी प्रमोशन ले लो, प्रायोरिटीज डिस्कस करो पहले। जी, अगर किसी के घर में लोन चल रहा है, बहन की शादी है, बड़ी समस्या है, उसे पैसे की आवश्यकता है, वो प्रमोशन ना देखे, वो पैसे एकत्रित करे। जो मेरे जैसा है वो जो मर्जी करे वो आकर टैटू स्टूडियो खोल ले। ठीक है। तो क्या प्लान है भी इन फ्यूचर टैटू स्टूडियो खोलने का? जी, पार्टनरशिप में मैंने एक टैटू स्टूडियो खोला हुआ है। अच्छा। जिसमें आप अभी हैं। हाँ। ये एक टैटू स्टूडियो है, हम मोहाली में हैं इस समय। हाँ। और इसी प्रकार से एक टैटू स्टूडियो पंजाब अमृतसर में है। अच्छा। हाँ जी, पंजाब टैटूज हमने अपनी गोधनशाला का नाम रखा है। अच्छा, वो भी ऐसे साथ में पार्टनरशिप में? जी, पार्टनर्स के साथ। जब मैं जहाज़ पे होता हूँ
तो जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, मेरे साझेदार, वो संभालते हैं। इस समय वे कनाडा हैं स्वयं, उन्होंने एक और गोधनशाला खोल दी है वहाँ पे। तो इस समय मैं उनका या हमारा गोधनशाला संभाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा है और मैं ये ट्राई करूँगा कि जब हम अगला करेंगे जी, तो हमारे सेटअप पे करेंगे चल करके। अवश्य। ये इसलिए मैंने यहाँ पे किया क्योंकि पिछले 3 बार से हम डिसाइड कर रहे थे कि हम करते हैं और 3-4 महीने मेरे बहुत बुरे गए थे यार, बीमारी में निकल गए। तो जी जी, जितनी बार भी हम प्लान करते थे उतनी बार में कभी हॉस्पिटलाइज हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इस वजह से हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो वहाँ पे करेंगे। और इस पूरे जो ज्ञान आपने बच्चों को दिया है, साथ में जो शोमैनशिप दिखाई है मैं उम्मीद करूंगा कि ये शोमैनशिप बच्चों को काफ़ी पसंद है। और इस पे आने के लिए, इसका नाम हमने नेवी टेल्स रखा है, तो यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आया तो मैं हूँ लेकिन इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपको याद है आपके शुरुआत के YouTube वाले दिनों से मैं आपके पास निमंत्रण मांग रहा हूँ और आज आप आके आपने स्वीकार किया, तो बहुत बहुत मुझे दिल से धन्यवाद है। और मैं आपका भगत भी हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं मर्चेंट नेवी तो सी ऑफ मिसगाइडेंस, एक जाल है जहाँ पे किसी को सही जानकारी दी ही नहीं। तो शुरुआत के दिनों में आपका चैनल होता था, अब तो बहुत सारे आ गए हैं। एक आपका था जो आप करियर में, और फिर करियर में भी मर्चेंट नेवी में सही कदम क्या हैं, बच्चों में जागरूकता फैला रहे थे। तो उस कार्य को दिल से मेरा प्रणाम है और आपको सलाम है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद जी।